Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one more question from the play The School for Scandal, and the question is The School for Scandal, a successful anti-sentimental comedy, and the next form of the same question, with The School for Scandal we reach the culmination of anti-sentimental movement discuss. तो मेन ये है कि जो स्कूल फॉर स्कैंडल जो है एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। कल्मिनेशन का मीनिंग होता है कि इसकी पीक पर जो स्कूल फॉर स्कैंडल है एंटी सेंटिमेंटल में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो ये है क्वेश्चन की फॉर्म, एंड बिफोर दिस क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड वन, एंड दिस इज द स्कूल फॉर स्कैंडल कॉमेडी ऑफ मैनर. So comedy of manner in School for Scandal, this is completed. You can watch this video also. So let's start. Now it is anti-sentimental comedy. Richard Sheridan is rightly regarded as the greater and the most popular writer of English comedy after Shakespeare. शेक्सपियर के बाद रिचर्ड शेरिडन को ही रिगार्ड किया जाता है ग्रेट और एक पॉपुलर इंग्लिश राइटर के रूप में. एज अ लिटरेरी मैन हिज विट स्पार्कल्ड थ्रू हिज ब्रिलियंट कॉमेडीज फॉर विच वी रिमेंबर हिम इवन टुडे. तो ऐसा माना जाता है कि एक लिटरेरी मैन होने के नाते इनके जो स्पार्क है वो किस में हमें मिलता है, इनकी ब्रिलियंट कॉमेडीज़ में मिलता है, जिसकी वजह से इनको आज भी याद किया जाता है. सो दिस इज़ वन कोटेशन नेटल्टन की है. अकॉर्डिंग टू नेटल्टन, शेरिडन स्टैंड्स टुडे इन इंग्लिश ड्रामा सेकंड ओनली टू शेक्सपियर. The sentimental comedy is a special kind of comedy which came to be written in the 18th century. तो ये जो है एक स्पेशल काइंड की कॉमेडी है जो कि 18th सेंचुरी में आई थी. It was a combination of two elements, comedy and sentiments. इसमें कॉमेडी भी होती है और sentiments भी हैं, फीलिंग्स और इमोशंस भी हैं. The period of restoration in England has witnessed the emergency and woe of what came to be known as the comedy of manner. तो जो रेस्टोरेशन पीरियड था इंग्लैंड में जो रेस्टोरेशन पीरियड था इंग्लैंड में, वही इस चीज़ का विटनेस है कि इस तरह की कॉमेडी की एमरजेंसी और वो मतलब चलन जो है उनके सामने उन्हें देखने को मिला. तो ये जो है पीरियड, ये जो रेस्टोरेशन पीरियड के जो लोग हैं वही इसके विटनेस है कि किस तरह से इस तरह की कॉमेडी को एमरजेंसी आई इस तरह की कॉमेडी के लिए, और ऐसी कॉमेडी के लिए वोग आया, चलन आया, जिसको क्या कहा जाता था, केम टू बी नोन एज द कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसे कॉमेडी ऑफ मैनर कहा जाता था. द कॉमेडी ऑफ मैनर सीज्ड टू अपील टू द ऑडियंस बाय 1700 एंड वॉज सून रिप्लेस्ड बाय द सेंटिमेंटल कॉमेडी. जो कॉमेडी ऑफ मैनर थी उसको क्या हुआ कि ऑडियंस ने उसे पसंद करना, सीज टू अपील मतलब ऑडियंस की डिमांड कम होने लगी उसके लिए 1700 की ऑडियंस की, और इसे बाद में रिप्लेस किया गया सेंटिमेंटल कॉमेडी से. तो बाद में कॉमेडी ऑफ मैनर को रिप्लेस किया गया सेंटिमेंटल कॉमेडी से. द ऑडियंस ऑफ मिडल ईयर ऑफ दिस सेंचुरी विश्ड टू बी मूव्ड नॉट टू लाफ्टर बट टू टीयर्स. अब ऑडियंस कुछ चेंज चाहती थी, वो कॉमेडी में हंसना नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहती थी, कुछ ऐसा ड्रामेटिक सीन चाहती थी जिससे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाए. इन अदर वर्ड्स, the people now wanted to be entertained not by the brilliant dialogues but by tears extracting sentiments. अब क्या था? In other words, the people now wanted to be entertained
नॉट बाय द ब्रिलियंट डायलॉग्स। अब लोग जो है ब्रिलियंट डायलॉग से एंटरटेन नहीं होना चाहते थे, बट बाय टीयर्स एक्सट्रैक्टिंग सेंटिमेंट्स, लेकिन उन्हें तो टीयर एक्सट्रैक्टिंग सेंटिमेंट्स चाहिए थे जिससे कि उनकी आंखों से आंसू आ जाए। दे ऑल्सो एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ मोरल अपलिफ्टमेंट बाय विटनेसिंग अ कॉमेडी ऑन द स्टेज। अब वो ये भी चाहते थे कि जब वो स्टेज पे कॉमेडी देख रहे हैं तो कुछ उसमें मोरल अपलिफ्टिंग भी होनी चाहिए, कोई मोरल लेसन भी मिलना चाहिए। In short, they wanted something morally edifying, comic, still, but a heavy dose of tear-jerking pathos। अब उन्हें कुछ morally edifying कॉमेडी चाहिए थी, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसा पैथोस चाहिए था जिससे कि टीयर जर्किंग हो, लोग दुखी हो, उनकी आंखों से आंसू आ जाए, ऐसी करुणा भी या ऐसा तकलीफ या ऐसा पेन भी उनको चाहिए था स्टेज पे। They wanted to They wanted an agreeable dramatic sermon with a happy ending। और लोग क्या चाहते थे, ऑडियंस चाहती थी कुछ ऐसा ड्रामेटिक सरमन भी होना चाहिए हैप्पी एंडिंग के साथ साथ, कि जो भी प्ले है उसमें कोई ड्रामेटिक सरमन हो, कोई ऐसी ड्रामेटिक जो है उसमें प्रचार कुछ किया जाए इस तरह से जिससे कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी मिले लोगों को। The School for Scandal is an excellent example of anti-sentimental kind of comedy। जो School for Scandal जो है एक anti-sentimental kind of comedy है, attempted by Sheridan। In this play there is no excess of feeling और इमोशन और सेंटिमेंट इन एनी सीन। इसमें बहुत ज़्यादा कोई सेंटिमेंट, फीलिंग और इमोशंस नहीं है किसी भी सीन में। ही मूव्स अस टू लाफ्टर एंड नेवर टू टीयर्स। ये हमें लाफ्टर की तरफ लेके जाता है, टीयर्स की तरफ नहीं। एंड द लाफ्टर इज़ मोर और लेस इंटेलेक्चुअल। लेकिन जो लाफ्टर भी है वो भी इंटेलेक्चुअल है। द टीजर्स डोमेस्टिक लाइफ वुड हैव प्रोवाइडेड कॉमिक रिलीफ। जो टीजल की जो लाइफ है वो हमें कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करती है, जो उसकी लाइफस्टाइल दिखाया गया है उससे हमें कुछ कॉमिक रिलीफ मिलता है। अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, इन द कैरेक्टर पोर्ट्रेल ऑफ लेडी टीजल, शेरिडन हैज़ अडॉप्टेड अ रियलिस्टिक अप्रोच। दिस इज कोटेशन। Most of the characters here exemplify some vice and weakness with what consistent exaggeration which provokes laughter because on the stage it seems true to life। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हेयर एग्जाम्प्लीफाइज, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको एग्जाम्प्लीफाई किया जाता है सम वाइस एंड वीकनेसेस, कुछ उनके बुराइयों से कुछ उनकी कमियों से, विद दैट कंसिस्टेंट एग्जरेशन। और ये बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंट एग्जैजरेशन में है, बहुत ज़्यादा इसको करके बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। विच प्रोवोक्स लाफ्टर बिकॉज ऑन द स्टेज इट सीम्स ट्रू टू लाइफ। और स्टेज पर ये एकदम ट्रू टू लाइफ लगता है, जैसे कि ये एक रियल लाइफ का सीन चल रहा है, ऐसा ही स्टेज पर लगता है। इसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया गया है, चाहे वो वाइस हो वीकनेसेस हो कैरेक्टर्स की। इन दिस प्ले शेरिडन इंट्रोड्यूसेस नो सच सेंटिमेंटल सीन्स। ही प्रेजेंट्स चार्ल्स द ट्रू मैन ऑफ फीलिंग who gaily avoids fine sentiments, and Joseph the hypocritical man of feeling who conceals malice under false moral और noble sentiments। अब इसमें कैरेक्टर है, एक तो है चार्ल्स जो कि एक ट्रू फीलिंग वाला इंसान है, ट्रू फीलिंग है, और वो गेली अवॉइड्स फाइन सेंटिमेंट्स, और फाइन सेंटिमेंट्स को वो अवॉइड भी मजाक मजाक में मतलब हंसते हुए अवॉइड भी कर जाता है। और उसके साथ एंड जोसेफ द हिपोक्रिटिकल मैन, एक है जोसेफ जो कि एक हिपोक्रिटिकल मैन है, बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, बोलता कुछ और है और मीनिंग अंदर कुछ उसका और ही होता है, तो वो एक हिपोक्रिटिकल मैन है। कंसील्स मैलिस, अपने बुराइयों को वो तो छुपा के रखता है, अंडर फॉल्स मोरल और नोबल सेंटिमेंट्स, और बाहर से वो क्या दिखाता है, मोरल और नोबल सेंटिमेंट्स दिखाता है, मतलब अपने मोरल और नोबल सेंटिमेंट से वो अपने अंदर की बुराई को कंसील करता रहता है प्ले में। द वर्ड सेंटिमेंट और सेंटिमेंटल इज रिपीटेडली यूज्ड इन द प्ले
in relation to Joseph. Thus, Lady Sneerwell refers to him as a sentimental knave. और लेडी स्नीरवेल तो उसको क्या कहती है? सेंटिमेंटल नेव. नेव मतलब गुलाम. While Sir Peter, or more than one occasion, refers to him as a man of sentiments. और पीटर उसे बार बार मैन ऑफ सेंटिमेंट कहते हैं. Charles has a laugh at Joseph's brand of morality when he says that if a woman were to offer herself to him, he would borrow some of Joseph's morality. चार्ल्स जो है हंसता है जोसेफ के ब्रांड ऑफ मोरालिटी पे, क्योंकि चार्ल्स जो है जोसेफ की ब्रांड ऑफ मोरालिटी पे हंसता है और मजाक करता हुआ कहता है कि अगर कोई वुमन उसे खुद को ऑफ़र करती है तो वो थोड़ी सी मोरालिटी जोसेफ से बोरो कर लेगा, क्योंकि चार्ल्स को पता है कि जोसेफ की जो भी मोरालिटी है वो दिखावा है, सिर्फ प्रिटेंड करता है, अंदर से वो क्या है? एक हिपोक्रिटिकल मैन है. जोसेफ्स इंट्रीग विथ लेडी स्नीरवेल, He's making amorous advances of Lady Teazle. जोसेफ जो साजिश करता है लेडी स्नीरवेल के साथ और उसके जो amorous advances हैं लेडी टीजल के लिए, when he is actually trying to win Maria as a wife. जब वो मारिया को एज अ वाइफ उसको विन करना चाहता है, उसके लिए भी वो कोशिश करता है, कुछ ऐसा बोलता है. He's pretending to be a well-wisher of Sir Peter when he is at the same time trying to seduce Peter's wife. क्या करता है वो? सर पीटर के लिए कुछ ऐसा बोलता है कि पीटर को ऐसा लगे कि वो उसका वेल विशर है, और इसी के साथ साथ वो पीटर की वाइफ को भी सीड्यूस करने की कोशिश करता है. तो इस तरह से वो एक हिपोक्रिटिकल मैन है. Thus, the question of any genuine sentiment in this man's heart does not arise at all. तो इससे तो किसी तरह का हमें जेन्युइन सेंटिमेंट नहीं मिलता इस पर्सन से. तो एक तरफ बोलता वो कुछ और है, करता वो कुछ और है. जोसेफ्स complete lack of feeling is revealed when he refuses coldly to help Sir Oliver in disguise of Mr. Sentley. जोसेफ जो है उसकी जो लैक ऑफ फीलिंग है वो रिवील उस टाइम होती है जब वो कोल्डली रिफ्यूज़ कर देता है सर ओलिवर की हेल्प करने से, जब वो मिस्टर सेंटले की तरह डिस्गाइज होता है, मतलब वो मिस्टर सेंटले बना हुआ होता है. Nor does Sheridan gives us any emotional scene in the play. Lady Sneerwell is passionately in love with Charles. She tells Joseph too that she loves Charles deeply. Lady Sneerwell जो है चार्ल्स से प्यार करती है और जोसेफ को भी वो बताती है कि वो चार्ल्स से डीपली लव करती है. But as the play proceeds, we find that Sheridan does not provide sufficient exposure of her love affair. लेकिन हमें इस प्ले में शेरिडन को उसका लव अफेयर को पूरी तरह से एक्सपोज करके नहीं दिखाता. In the course of reading the play, we find that although Charles and Maria are deeply in love with each other, but a minute study revealed that the playwright did not introduce even a single romantic scene between these two lovers. जो चार्ल्स हैं और जो मारिया है वो भी दोनों एक दूसरे से डीप लव करते हैं, लेकिन हमें इस प्ले में कोई भी ऐसा एक सीन नहीं मिलता जो उनके प्यार को शो करे, ऐसा कोई शो करे कि दोनों जो हैं लवर हैं. Even Joseph's pleading his love to Maria and in a later scene trying to win Lady Teazle as a mistress are remarkably free from any sentimental exaggeration. जोसेफ जो है मारिया से तो अपना प्यार की वो भीख मांगता है या अपील करता है, साथ ही साथ क्या करता है लेडी टीजल को भी अपनी मिस्ट्रेस बनाने के लिए वो कोशिश करता है. तो इसमें हमें किसी भी तरह की ये जो उसकी कोशिश है वो उसमें कोई भी सेंटिमेंट्स हमें नहीं मिलते. फ्री फ्रॉम एनी सेंटिमेंटल एग्जैजरेशन, तो उसका ऐसा करना किसी भी तरह के सेंटिमेंट से फ्री है. In short, Sheridan exercises a great restraint in portraying sexual relationship. इस तरह शेरिडन ने
सेक्सुअल रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करने में काफ़ी रेस्ट्रेंट किया है खुद को, मतलब कंट्रोल किया है उसने, सेक्सुअल रिलेशनशिप को पोर्ट्रे इस प्ले में नहीं किया है। रेस्ट्रेंट होता है अपने आप पे कंट्रोल रखना। दो a professed anti-sentimental play, The School for Scandal is not altogether devoid of sentiments. प्रोफेस्ड होता है कि जो माना जाता है, जाना जाता है, जो कि स्कूल फॉर स्कैंडल उसको एक एंटी सेंटिमेंटल प्ले की तरह जाना जाता है। ये प्ले जो है इज़ नॉट ऑल टुगेदर डिवॉइड ऑफ सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट से डिवॉइड नहीं है, इसमें सेंटिमेंट्स है। इसे कैसे जाना जाता है? एंटी सेंटिमेंटल प्ले, लेकिन इसमें सेंटिमेंट्स है। इन फैक्ट it gets its strength and sustenance from sentiments. इसे अपनी स्ट्रेंथ और सस्टेनेंस इसके सेंटिमेंट से ही चलती हैं। The moral fiber of the play depends upon certain ethical assumption. Ethical assumption मतलब कुछ moral धारणाएं या नैतिक जो है धारणाएं भी हमें इसमें मिलती हैं। ये जो moral fiber जो इस प्ले का है depends upon certain ethical assumption. The presence or absence of certain qualities like charity, honesty, etc. help us in evaluating the various characters. और ये जो क्वालिटीज़ हैं इससे कुछ वेरियस कैरेक्टर्स को इवेल्युएट करने में भी हमें हेल्प मिलती है। The best way to understand this is to contrast the two brothers Joseph and Charles. और इस चीज़ को चार्ल्स और जोसेफ के कैरेक्टर से कंट्रास्ट किया जा सकता है, सेंटिमेंट्स को और एंटी सेंटिमेंट्स को। वी लाइक और डिसलाइक them on the basis of these moral values which end up in our emotional responses towards these two characters. हम उनको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ये उनकी मोरल वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करता है। और इसी तरह से विच एंड अप इन आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, और उनके कैरेक्टर से ही हमें हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स का एंड होता है कि किसके साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं और किसके साथ नहीं होते हैं। ये उनकी मोरालिटी पर ही बेस है कि हम उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। जैसे कि चार्ल्स जो है रियली एक मोरल पर्सन है, जोसेफ जो है एक हिपोक्रेटिक पर्सन है। According to one critic, the play is characterized by a dazzling glitter of wit. There is no doubt that one of the themes in this play is benevolence. Benevolence होता है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। तो एक जो है इस प्ले की थीम benevolence भी हो सकता है, and benevolence is a sentiment. Sir Oliver especially appreciates this quality and he himself possesses it. जो सर ओलिवर जो हैं वो एक बेनिवोलेंट पर्सन है और वो इसे अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि वो खुद भी एक बेनिवोलेंट पर्सन है, उनमें भी एक क्वालिटी है। पोजेस करना मतलब उस क्वालिटी का उनके अंदर होना। He has been sending money to his nephew generously and he feels very happy to learn that Charles has been rendering financial help to Mr. Santley in the latter's distress. वो क्या करते हैं, सर ओलिवर क्या करते हैं, कुछ मनी अपने नेफ्यू को भेजते हैं और बाद में इस चीज़ को जान के खुश होते हैं कि चार्ल्स जो है वो भी सेंटली की हेल्प कर रहा है, रेंडरिंग फाइनेंशियल हेल्प, मतलब फाइनेंशियली उसको हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है उसके बाद की स्ट्रेस के लिए। कोई बाद में कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है उसके लिए वो सेंटली को रेंडरिंग फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है। बट ही फील्स डिसप्लीज्ड विथ जोसेफ बिकॉज ही शोज नॉट द लिस्ट टच ऑफ बेनिवोलेंस और जेनरसिटी इन हिज नेचर। लेकिन जोसेफ से वो डिसप्लीज्ड हैं क्योंकि जोसेफ ना तो किसी तरह की बेनिवोलेंस या जेनरसिटी जो है अपने नेचर में शो नहीं करता है, ऐसा उसमें है ही नहीं, उसके नेचर में ही नहीं है ऐसा जेनरसिटी या बेनिवोलेंस। द मैनर इन विच these qualities, namely benevolence and gratitude, are dealt with in the play could be called sentimental. But this much of sentiments is necessary even in an anti-sentimental play.
और कह रहे हैं कि इस तरह के सेंटिमेंट्स जो हैं एक एंटी सेंटिमेंटल प्ले में भी ज़रूरी होते हैं. We have a clear manifestation of sentiments in a couple of other scenes as well as Lady Teazle is genuinely moved by her husband's declaration of his genuine affection and regard for her. तो हमें कुछ और भी ऐसे सेंटिमेंट सीन हमें मिलते हैं. एक तो तब होता है जब लेडी टीजल जो है मूव हो जाती है, जब उसका हस्बैंड जो है ये डिक्लेयर करता है हिज जेन्युइन अफेक्शन एंड रिगार्ड फॉर हर. जब टीजल का हस्बैंड जो है अपना जेन्युइन अफेक्शन और रिगार्ड और रिस्पेक्ट लेडी टीजल के लिए डिक्लेयर करता है तो लेडी टीजल इससे मूव हो जाती है, मतलब उनके थोड़ा वो इमोशनल हो जाती हैं, उनका हार्ट मूव हो जाता है. एंड व्हेन she is discovered hiding behind the screen, she tells her husband that his tenderness towards her has penetrated to her heart and that her life with him in future would show the sincerity of her gratitude towards him. और फिर स्क्रीन के पीछे से लेडी टीजल जैसे डिस्कवर होती हैं, वो स्क्रीन के पीछे छुपी होती है, फिर डिस्कवर होने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी ये जो टेंडरनेस है मेरे लिए, इस चीज़ ने मेरे हार्ट को पेनिट्रेट कर दिया है, मतलब ये चीज़ मेरे दिल तक चली गई है. और वो ये भी कहती है कि अब ये सिंसियरिटी, जिस तरह से ये ग्रेटफुल है अब तुम्हारे लिए, कि वो जितना ग्रेटफुल है अपने हस्बैंड के लिए, इस चीज़ को पूरी सिंसियरिटी से वो उसके साथ फ्यूचर में शो करेगी कि वो कितनी ग्रेटफुल है और वो कितनी उसके लिए सिंसियर है. पूरी सिंसियरिटी से अपनी ग्रेटफुलनेस वो अपने हस्बैंड के लिए फ्यूचर की लाइफ में शो करेगी. दिस सीन इज़ ट्रूली टचिंग. ये सीन टचिंग है एंड मूव्स नॉट ओनली सर पीटर बट द ऑडियंस एज वेल. सिर्फ सर पीटर को नहीं, ऑडियंस को भी ये चीज़ मूव करती है, मतलब एक इमोशनल सीन है, एक टचिंग सीन है ये. Lady Sneerwell is feeling greatly upset over her whole plan having collapsed on account of Joseph's folly and when afterwards finds that even Snake has betrayed her. Lady Sneerwell जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसका सारा प्लान जोसेफ की वजह से कोलैप्स हो जाता है और बाद में उसे स्नेक भी बिट्रे कर देता है, मतलब धोखा दे देता है. ये जो स्नेक है वो स्नीरवेल का एक सर्वेंट है. Thus, we have genuine pathos in both these situations which involve Lady Teazle and Sneerwell respectively. तो इस तरह से इन दोनों ही सीन में genuine pathos हैं, जिसमें एक तो लेडी टीजल शामिल है, दूसरी स्नीरवेल. The play contains some moral elements in its plot and morality is a special feature of the sentimental comedy of that period. Maybe only in an indirect manner it points the moral as you sow so shall you reap. ये इस पर भी बेस है, इस मॉरल पर भी बेस बोला जा सकता है, as you sow so shall you reap. Intrigue, manipulations, duplicity, scandal mongering would never you joy. इसमें कहा जाता है कि आप साजिशें करो, चाहे किसी को मैनिपुलेट करो, चाहे उसके लिए कोई डुप्लिसिटी रखो, कोई स्कैंडल उसके अगेंस्ट करो, ये चीज़ कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकती है. दिस इज़ द मोरल एंड मोरल वन ड्रॉज ऑन रीडिंग और व्यूइंग द प्ले. तो ये मोरल जो है इस प्ले को रीड करने से और व्यू करने से ड्रॉ होते हैं. एक्चुअली द प्ले राइट वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट द मैसेज दैट हिपोक्रेसी नेवर फ्लरिश एंड अल्टीमेटली रिसीव्स देयर ड्यू पनिशमेंट. एक्चुअली जो प्ले राइट है वो ये शो करना चाहते हैं इस प्ले के थ्रू कि जो हिपोक्रेसी है वो फ्लरिश नहीं होती, कभी भी फलती फूलती नहीं है. किसी के अगेंस्ट आप साजिश करते हो, कपट करते हो, फलता फूलता नहीं है, फ्लरिश नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलती है, अल्टीमेटली उसके लिए पनिशमेंट मिल जाती है. टू सम अप, a minute observation of the play, The School for Scandal, reveals the fact that Sheridan has undoubtedly touched the climax of anti-sentimentality in this play. 1 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस चीज़ को रिवील करते हैं कि शेरिडन ने एंटी सेंटिमेंटल क्लाइमेक्स को टच किया है. बट इन स्पाइट ऑफ
all this play contains a sentimental flavor. लेकिन इन सब के अलावा ये जो प्ले है एक सेंटिमेंटल फ्लेवर को भी कंटेन करता है. द प्ले कंबाइंड कॉमेडी एंड सेंटिमेंट्स. जो प्ले है कॉमेडी और सेंटिमेंट को कंबाइन करता है. द पैथोस एंड द मोरलाइजिंग इन रेस्ट्रेंट and shaped the school for scandal into an excellent and anti-sentimental comedy, a masterpiece of sort. इसमें जो पैथोस को और मॉरल्स को रेस्ट्रेंट करके शेप करके दिखाया गया है, रेस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल करके और शेप करके जो इसमें शो किया गया है, वो स्कूल फॉर स्कैंडल को एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के रूप में एक मास्टरपीस की तरह बनाता है. So it is completed, and if you like this, press the button like and subscribe. Next we will do plot construction of the play The School for Scandal. Thank you.